हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप सभी जानते हैं आज है 5 अक्टूबर 2025। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर यहाँ पे किया जाता है। 2-3 पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहला ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसके लिए हमारे पास जो है ना लगभग 20 प्लस लोगों का रिक्वेस्ट आ चुका है और उनको ये पता नहीं है कि इस ग्रुप में कैसे जुड़ना है। तो उनके लिए हम जो है ना एक सेपरेट जो है ना वीडियो बना देंगे ताकि उनको इस ग्रुप में जुड़ने से दिक्कत ना हो, ठीक है? जो भी परेशानियाँ आ रही है कि कैसे उसमें ऐड होना है, कहाँ पे पेमेंट करना है, नॉमिनल फी क्या है, ये सब जो है ना आपको सेपरेट वीडियो में बना के आपको आज ही जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम टॉपिक करते हैं कि जनसत्ता न्यूज़पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी जितने भी कमीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ओके, कमीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस को देख लो, आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को देख लो, आप उत्तराखंड पीसीएस को देख लो, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, है ना? वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन हो या आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या आपकी इंटरव्यू, देखिए ठीक है? हमारे ग्रुप में कई लोग होंगे जिन्होंने इंटरव्यू को फेस किया होगा, तो उनको पता है कि बोर्ड मेंबर क्या पूछते हैं। बोर्ड मेंबर वही पूछते हैं जो कि न्यूज़ में टॉपिक रहता है। इंटरव्यू का टॉपिक क्या होता है? या तो आपकी ग्रेजुएशन से पूछ लेंगे या आपके हॉबी से पूछ लेंगे या आपके एकेडमिक से पूछ लेंगे। फिर क्या होगा? आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसको लेकर पूछ लेगा। आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लेकर होगा, इस पे बात कर लिए हम लोग। साथ ही आप आपसे वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप जॉब में हो तो वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में बात कर लेगा, ठीक है? बस इतना हाँ टॉपिक के अंतर्गत जो है ना आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे 2 इंटरव्यू का अनुभव है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और और अच्छे खासे नंबर भी मुझे मिले थे। मुझे याद है कि 120 में जो है ना लगभग मुझे 75 मार्क्स मिले थे, तो इसको ज़्यादा खराब भी नहीं कहेंगे, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे। एवरेज है, ठीक है? एवरेज उसको कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, पहले ये हो गया मेंस का, हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात कर लिए। मेंस में आप अभी जो है ना यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ अभी 2025 का, उसका जाके क्वेश्चन को देखिए। और जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं ना न्यूज़पेपर का, उसका टॉपिक देखिए। दोनों का जो है ना सिमिलर है। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम किए जा रहे हैं। देखिए, इसका एग्ज़ाम्पल आप बीपीएससी जो है 70 का क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा। जो हम बता रहे हैं आपको, वही क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और मैं जनसत्ता को इसलिए प्रेफ़र करता हूँ ना क्योंकि मेरा इससे पर्सनली जुड़ाव है। मैं इसको 10 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है? 10 साल का अनुभव है मुझे न्यूज़पेपर का। हालाँकि मैं वीडियो जो है 2 साल से बना रहा हूँ, लेकिन मुझे 8 साल पहले का भी अनुभव है यहाँ पे। तो कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं ना और कौन से नहीं होते हैं, वो चीज़ आप स जान जाओगे पेपर से। और इसकी जो भाषा होती है ना, अब देखो जैसे भी गाज़ा को लेकर इज़राइल हमास के बारे में जो टॉपिक छप रहा है, मेंस में क्वेश्चन यहीं से पूछना है। वो कोई अलग टॉपिक नहीं आने वाला। हमास और इज़राइल के बारे में पूछ लेगा, उसका युद्ध का इम्पैक्ट पूछ लेगा, भारत का क्या रुख है उसके बारे में पूछ लेगा, इसका वैश्विक लेवल पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में पूछ लेगा आपसे। ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बना दिया, ठीक है? चलिए, तो आपको समझ में आ गया है कि जनसत्ता क्यों इम्पोर्टेंट है? आगे हम लोग बात करेंगे। समय को ज़्यादा यहाँ पे क्या करते हैं, महत्व देते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि गाज़ा शांति के कुछ बिंदुओं पर हमास सहमत। कुल मिलाकर अभी जो है ना अक्टूबर 2023 से जो है ना ये हमला स्टार्ट हुआ था। ये युद्ध जो है ना कह लीजिए स्टार्ट हुआ था हमास और इज़राइल के बीच में, क्योंकि हमास ने जो है ना इज़राइल पे जो हमला किया, लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकतर कौन थे? इज़राइल के सिटीज़न थे। तो अब इज़राइल तो बदला लेने के लिए तो करेगा ही। तो इज़राइल भरसक प्रयास किया हमास को, ठीक है? और ये करना भी था क्योंकि कोई भी देश पे अगर आप हमला करोगे, तो कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा। अब भारत के ही एग्ज़ाम्पल देख लो ना, जो पहलगाम घटना हुआ, क्या भारत शांत बैठा? क्या भारत चुप बैठा? नहीं बैठा। भारत ने इसका जवाब दिया, क्योंकि भारत आतंकवाद को किसी भी स्तर पे बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत अपील भी करता है कि जो आतंकवादी घटनाएँ हैं, इससे सिर्फ भारत ही पीड़ित नहीं है, भारत जैसे तमाम देश भी पीड़ित हैं। अभी यूएनओ में मुद्दा उठ रहा है। पाकिस्तान को लेकर जो यहाँ पे बात की गई है कि पाकिस्तान ऐसा देश है, ठीक है? ऐसा जो है ना मानवाधिकार का हनन करने वाला जो देश है और लोगों को वो ज्ञान देते फिर रहा है। इस तरह की बातें कही जा रही है। यहाँ पे जो टॉपिक है हमास और इज़राइल के बीच में, ठीक है? तो युद्ध जो है ना अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। आपको बता दें हमास में मतलब फ़िलिस्तीन जो कंट्री है, लगभग 157 देशों ने इसको मान्यता दे दिया है और 67 हज़ार लोग मारे गए हैं फ़िलिस्तीन में, ठीक है? और ये हमला इज़राइल के द्वारा
किया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? तो अभी इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया है। इस पे जो है ना हमास कुछ बिंदु पे सहमति व्यक्त किया है और इज़राइल भी कुछ पॉइंट पे जो है ना सहमति व्यक्त किया है कि हाँ ठीक है, अब शांति स्थापित किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार का भी यहाँ पे रिएक्शन है कि भारत सरकार ने जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो ट्रम्प का जो प्रस्ताव है और जो लीड कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। और जो चरमपंथी जो संगठन है हमास की ओर से जो इजरायली बंधकों की रिहाई के संकेतों का उल्लेख किया गया। मतलब जो हमास वाले जो लोग हैं, वो लोग जो इजरायली सिटीजन को जो बंधक बना के रखे हुए हैं, उसको छोड़ने की जो बात है, उसको लेकर जो है ना भारत ने स्वागत किया है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है ना, मेंस में क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि गाज़ा इजराइल संघर्ष से मानवीय और सामरिक प्रभाव की चर्चा करें। जो हम लोग बात करते हैं कि मानवीय पे क्या असर पड़ा, आपको पता है ना मानवीय में आप क्या लिखोगे? वहाँ पे जो महिलाएँ, बच्चे की जो वहाँ पे मृत्यु हुआ है, आपको पता है ना यहाँ पे 67,000 लोग जो है ना यहाँ पे मारे गए हैं। उसमें महिलाएँ और बच्चे सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक जो पीड़ित है ना, वो महिला और बच्चे हैं। पुरुष तो है, लेकिन उसकी संख्या कम है। क्योंकि लोग सर्वाइव कर लेते हैं युद्ध की स्थिति में, लेकिन महिलाएँ बच्चे इसके लिए तैयार नहीं रहती है। अब देखो ना हॉस्पिटल पे हमला किया जा रहा है, वहाँ पे जो शरण स्थल है उस पे हमला किया जा रहा है। तो इससे काफ़ी जो है नुकसान हो चुका है। तो इसका मेंस का आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि जो जो बदले की जो भावना था इज़राइल का, ये ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी देश ये करेगा, लेकिन ये बहुत लंबा खिंच गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये मानवीय प्रभाव मैं आपको बता दें, महिलाएँ, बच्चे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ध्वस्त हुआ है ना? अ वहाँ पे जो मानवाधिकार है उसका हनन हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप लिखिएगा। फिर यहाँ पे सामरिक प्रभाव के बारे में जो क्षेत्रीय प्रभाव क्या है, वैश्विक प्रभाव, जैसे आप देखोगे सप्लाई चेन बाधित हुआ है। आप देखोगे कि तेल का जो प्राइस है उसपे जो अस्थिरता देखने को मिला है। आप वहाँ पर लिखोगे कि जो बहुध्रुवीय जो कॉन्सेप्ट है, उसका यहाँ पे जो है विचारधारा का प्रसार हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे भारत का क्या रुख है? तो भारत जो है ना, जो टू स्टेट सॉल्यूशन है, उसकी वकालत करता है, लेकिन उस चीज़ को इज़राइल नहीं मानता है। तो भारत भी यहाँ पे कहा है कि जो भी देश हैं, जो भी कंसर्न देश हैं, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, वहाँ पे आपको वार्ता के माध्यम से रचनात्मक तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये आप लोगों का द्विपक्षीय मामला है। क्योंकि अगर किसी 2 देश के बीच में युद्ध होता है ना, तो वो सिर्फ़ 2 देश ही भुक्तभोगी नहीं होते हैं, उससे अन्य देश भी भुक्तभोगी होते हैं। जैसे सप्लाई चेन बाधित हो गया, हुआ ना? भारत का जो रक्षा समझौता है इज़राइल के साथ, वो बाधित हो रहा है। अगर भारत पे प्रभाव की बात करें तो, भारत के जो प्रवासी लोग वहाँ पे रहते हैं, फ़िलिस्तीन में कह लीजिए या इज़राइल में कह लीजिए, उनकी रोज़गार, उनकी सुरक्षा, ये भी भारत के लिए कंसर्न बना हुआ था। ऑपरेशन अजय आपने देखा होगा ना? यही सब चीज़ जो है ना आपको आंसर में लिखना होता है और मैं यही सब चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे बोर नहीं लगेगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है? एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, आपको नॉमिनल फ़ी जो है ना 499 है, ठीक है? हमारे एक व्यूअर ने ही पूछा था कमेंट में, तो उनका जवाब मैं यहाँ पे दे दिया और आपको जो है यहाँ पे लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ये पीडीएफ वाला लिंक। आप वहाँ पे भेजोगे, ठीक है? तो आप ऐड हो जाओगे। यहाँ पर देख लीजिए, अभी जो है ना चक्रवाती तूफान देखने को मिला, उसका नाम क्या है? शक्ति। ये अपना प्यारा-सा भारत है, ये श्रीलंका है बीच में, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है हमारा, ये हमारा गुजरात और राजस्थान वाला, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। माफ़ कीजिएगा मैप हम अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो भारत का जितना भी हिस्सा है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सांकेतिक रूप से। यहाँ पे आपका वो है लक्षद्वीप, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे जो भी अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं, उसको लेकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? जैसे कि आपको बता दें 2021 में आया था, तौकते आया था ना? 2021 में कौन-सा आया था? तौकते चक्रवात, ये कहाँ पे आया था? अरब सागर में आया था। तो आपसे एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में पूछेगा कि अरब सागर में कौन-कौन सा जो है यहाँ पे तूफ़ान या चक्रवात देखने को मिला? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से 3 ऑप्शन जो है बंगाल खाड़ी वाला डाल देगा। एक ऑप्शन जो आपका रहेगा अरब सागर वाला। तो तौकते हो गया, बिपरजॉय हो गया और अभी शक्ति। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कमीशन वाले एग्ज़ाम हो, सब में पूछेगा आपसे। ठीक है? याद रखिएगा। और आपको पता है ना जब चक्रवात आता है तो अ, उससे जो है काफ़ी जान-माल का नुकसान होता है। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। वहाँ पे रोज़गार को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान होता है। ये सब चीज़ प्रभाव भी याद रखिएगा। कभी-कभी पूछ लेगा कि भारत में जो चक्रवात बनने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, उसकी क्या कंडीशन है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो आपको पता है ना कनेक्टिविटी, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन, जान-माल, ये सब चीज़ आपको बार-बार अपने आंसर में मेंशन करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिंगापुर के निवेशक भारत में अवसर तलाशने पर विचार करें।
कुल मिलाकर अभी जो टैरिफ है, अमेरिका के द्वारा कितना परसेंट लगा दिया गया? 50% लगा दिया गया। 25% लगाया किसके लिए? जो है रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका कहता है कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है अमेरिका से। आप हार्ले डेविडसन बाइक के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, बोलता है कि इस पे जो भारत है ना 100% का टैरिफ वसूलता है। तो भारत पे हम 25% का रेसिप्रोकल जो है ना टैरिफ लगाएँगे और 25% जो एडिशनल लगाया है, वो क्यों लगाया है? भारत पे दबाव बनाने के लिए। भारत को अपनी शर्तें मानने के लिए। अमेरिका का जो शर्त है, अपने हित को पूरा करने के लिए, वो शर्त माने भारत। इसलिए 25% का जो है ना एडिशनल टैरिफ लगाया। क्यों लगाया? ये बोल के कि रूस से जो है ना तेल खरीद रहा है भारत और उसका जो है ना रिफाइन करके अन्य देशों को बेच रहा है। उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है भारत और इससे जो है ना रसिया को फंडिंग कर रहा है, रसिया यूक्रेन युद्ध को लेकर। तो भारत पे पूरी तरह से दबाव बना रहा है कि भारत जो है ना अमेरिका की शर्तों को मान ले क्योंकि अमेरिका अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहता है और भारत इसके लिए तैयार नहीं है। कोई भी शर्त पे तैयार नहीं है। भारत बोला है कि हम अपने मछुआरे का, हम अपने किसानों का, अपने राष्ट्रीय हित को सबसे पहले रखेंगे। अब इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इसलिए भारत क्या कर रहा है? भारत अपनी वैकल्पिक व्यवस्था पे विचार कर रहा है। अब देखो ना कल न्यूज़ था ना, रसिया से भारत जो है ना समझौता किया। रसिया बोला कि हम भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, भारत का जो मेडिसिन है, हम उसको खरीदेंगे। भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत और रसिया का जो संबंध है ना, काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्रगाढ़ है और आने वाले समय में ना और भी मजबूत होगा। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो भारत के बारे में बोले हैं कि भारत का संबंध किन देशों के साथ है, इससे किसी देश को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और रसिया ने भारत के जो संबंध हैं, जैसे कि भारत अमेरिका के साथ भी संबंध बनाता है, इज़राइल के के साथ भी बनाता है, चाइना के संबंध में भी बनाता है। तो रसिया जो है ना उसका सपोर्ट करता है, उसका सम्मान करता है। और यही चीज़ अन्य देशों को भी करना चाहिए। इस तरह की बातें हमारे प्रधानमंत्री या हमारे भारत के बारे में कहा गया है। आप समझ रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंस है? तो मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि वर्तमान का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से रसिया भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पे चर्चा करें। तो आपको यही सब चीज़ लिखना होगा, जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। हाँ, अब आइए तो 50% का जो टैरिफ लगाया, तो भारत 2 कदम उठा रहा है। एक तो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और 3 कॉन्सेप्ट था आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और और एक और था, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कल के आर्टिकल में वो चीज़ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे बात करेंगे कि भारत जो है, एक तो पहला अपना वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि सिंगापुर के साथ, सिंगापुर के जो इन्वेस्टर हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अपील किया जा रहा है। आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको वो सहूलियत देंगे जो बाकी देशों में मिलता है। आप भारत में इन्वेस्ट करके देखिए, आपको रिटर्न बहुत बेहतर मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि जो टैरिफ के कारण जो भारत के एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ा है, भारत के ट्रेड पे असर पड़ेगा, भारत के इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, उसको सॉर्ट आउट करना है ना, तो भारत अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। अभी ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अभी यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत चल रहा है। ऐसे करके अन्य देशों के साथ हमारा बातचीत चल रहा है, ताकि व्यापार की जो व्यापकता है उसको बढ़ाया जा सके। भारत अपने चुनौतियों को सामना कर रहा है। और देखिए ये सब चैलेंजेस भारत के सामने आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि भारत को 2047 तक क्या बनना है? डेवलप कंट्री बनना है। तो ये सब चैलेंजेस आएँगे ही आएँगे। तो भारत इसके लिए तैयार है। ठीक है? ये चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया कि सिंगापुर हो गया, आप ब्रिटेन के बारे में चर्चा कर दोगे, आप यूरोपियन यूनियन के साथ के बारे में चर्चा कर दोगे कि भारत अपने वैकल्पिक व्यवस्था के साथ जो है ना विचार कर रहा है और अपने अपने संबंधों को और भी मजबूत कर रहा है, अपने व्यापार को और मजबूत कर रहा है। हर क्षेत्र में समझौते किए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आत्मसमर्पण। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, ठीक है? कि भारत के सामने वैश्विक चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? भारत के सामने आंतरिक चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? एग्जाम्पल या उदाहरण सहित चर्चा करें। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, तो आप इंटरनल में आप क्या लिखोगे? इंटरनल में लिखोगे टेररिज्म, आप लिखोगे यहाँ पे नक्सलवाद, आप यहाँ पर लिखोगे भ्रष्टाचार, करप्शन, है ना? यही सब चीज़ों के बारे में अगर 4-5 पॉइंट भी याद है और आप इसको एलैबोरेट कर लेते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए पॉजिटिव वाला, क्योंकि आप सरकार के अधिकारी बनने वाले हैं, तो सरकार का आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो आलोचना भी आपको सोच समझ के करना होगा, पॉजिटिव आलोचना कि हाँ, इस नीतियों में जो है ना, अगर इस मुद्दे पे अगर ध्यान दिया गया, जैसे कि मान लीजिए कोई नीति को हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट को लेकर जागरूकता के माध्यम से और जितने भी वित्तीय संसाधन हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर लागू किया जाए ना, तो उसका बेहतर परिणाम आ सकता है। ठीक है? जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया। हालाँकि इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, तो अवेयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फंडिंग का अभाव है, तो फंडिंग यहाँ पे एकजुट करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
ठीक है? यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जाना चाहिए। अगर इन तमाम कमियों को समाधान कर लिया जाता है, तो बेहतर है ना, ये हमारा जो नीति है वो इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे आपको कन्क्लूज़न में लिखना है। तो आंतरिक चुनौती के बारे में आपको क्या लिखना है? टेररिज़्म, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, ठीक है? यही सब चीज़ आपको लिख देना है। जागरूकता का अभाव, ये सब जो है चैलेंजेस भारत की तरफ फेस किया जा रहा है। फिर टैरिफ नीति के बारे में आप लिख दोगे। फिर यहाँ पे जो जैसे मणिपुर क्राइसिस है, मणिपुर संकट है, ये सब है ना? लद्दाख का जो मसला है यहाँ पे, भाषा को लेकर यहाँ पे जो चल रहा है विवाद, ये सब भारत के सामने क्या है? चुनौती है, इंटरनल। और एक्सटर्नल की अगर बात करें, तो पाकिस्तान के बारे में आप बात कर दोगे, आतंकवाद के बारे में बात कर दोगे, टैरिफ नीति के बारे में आप बात कर दोगे वहाँ पे, आप इज़राइल, हमास के बारे में बात कर दोगे। आप यहाँ पे जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो समझौता हुआ, उसके बारे में आप कर दोगे, सप्लाई चेन को लेकर बात कर दोगे। यही सब चीज़ तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, तो मुझे भी ये सब चीज़ को समझने में वक़्त लगा। जो आपको हम बहुत ही कम समय में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में, आपको चीज़ों को समझने में आसान लगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्वदेशी अभियान। अब आपको बता दें कि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि स्वदेशी को लेकर जो है ना, इस बार काफ़ी चर्चा चल रहा है। क्योंकि टैरिफ के कारण भारत का एक्सपोर्ट जो है ना अमेरिका में काफ़ी महँगे हो गए हैं, तो भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में भारत क्या कर रहा है, जो भारत के पास क्या है? भारत के पास मैन पावर है, भारत के पास मार्केट है, तो भारत अपना प्रोडक्ट को अपने मार्केट में बेचने का जो है ना प्रयास कर रहा है। अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहने का प्रयास नहीं कर रहा है। हाँ, अगर संबंध मजबूत हो गए, ट्रेड चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन भारत का प्रयास क्या है? स्वदेशी बनाना। यहाँ का मार्केट में यहीं के माल को खपत करना। तो अब जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा आप लोग, तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट वाला जो जितना भी कंसर्न टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेंस में क्वेश्चन वहीं से आना है। क्यों आना है? क्योंकि ये शब्द चर्चा में चल रहा है। यहाँ पे जो हथकरघा प्रोडक्ट है अपना, हस्तशिल्प है, वस्त्र उत्पाद है, उसकी जो माँग है, उसका प्रोडक्शन हम लोग खुद करेंगे और अपने मार्केट में खुद सप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा? हमारे यहाँ रोज़गार जनरेट होगा, हमारा जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगा। अ, मैन्युफैक्चरिंग में जो है यहाँ पे भारत क्या होगा? अव्वल होगा, भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो भारत एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। जब एक्सपोर्ट करेगा, तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ेगा और इससे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से क्या होगा? भारत के जो है ना एक वित्तीय शक्ति के रूप में एक उभरता हुआ देश नज़र आएगा। ठीक है? तो ये सब लिखिएगा, साथ में जैन जी। अभी जो आपने देखा नेपाल में जो क्राइसिस हुआ, वो जो जैन जी जो था ना कम्युनिटी, जो टीनेजर थे 1997 से लेकर 2002 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उसको टीनेजर या जैन जी कम्युनिटी कहा जा रहा है। तो उनके जो वस्त्र हैं, जैसे आपने देखा ना बच्चे लोग ज़्यादा वस्त्र खरीदते हैं, तो वो सब प्रोडक्ट जो है ना भारत बनाएगा, कि आप बाहर से मत खरीदो, आप इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में कंज़्यूम करो। क्लियर है? इससे रोज़गार के बारे में बताया, रेवेन्यू जनरेट के बारे में बताया आपको, भारत आत्मनिर्भर होगा। क्लियर? हुँ। अब आइए मेंस का आर्टिकल है, एडिटोरियल पेज का है। अभी जो इज़राइल ने जो गाज़ा पे हमला किया, फिर से जो है ना 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, अब तक जो है ना फ़िलिस्तीन में 67,000 प्लस जो है ना मृत्यु हो चुका है। ऐसा जो है ना स्वास्थ्य मंत्रालय कहाँ का? हमास का जो है ना फ़िलिस्तीन का माफ़ कीजिएगा, फ़िलिस्तीन का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, उसके द्वारा ये डाटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है? और आपको बता दें यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन ये वाला है कि इज़राइल हमास संघर्ष के कारण जो पश्चिमी एशिया जो क्षेत्र है, वेस्टर्न एशिया जो क्षेत्र है, जहाँ पे ईरान आ गया, सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन, इज़राइल ये सब जो जितने भी देश है, सीरिया, उस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। क्योंकि अभी आपने देखा ना, इज़राइल जो है ना कतर पे हमला कर दिया और कतर सोच रहा था कि अमेरिका उसको बचाने आएगा और अमेरिका उसको बचाने नहीं आया। तो इसमें क्या हो गया? सऊदी अरब को डर हो गया कि बताओ अमेरिका को आना चाहिए था वहाँ पे डिफेंस करने के लिए नहीं आया। तो ऐसा अगर मान लीजिए सऊदी अरब पे अगर हमला हो जाता है इज़राइल के द्वारा, तो अपना सुरक्षा करेगा ना, इसलिए वो जो है ना पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान इसलिए कर लिया सऊदी अरब के साथ क्योंकि उसको चाहिए था फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है? तो इसलिए भारत के सामने एक कंसर्न हो गया, भारत को चिंता हो गया क्योंकि भारत का संबंध जो है ना सऊदी अरब के साथ बेहतर है, प्रगाढ़ है। तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। आप बस यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, जो अस्थिरता बढ़ी है, इस संघर्ष के वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में। जो प्रभाव है ना वैश्विक लेवल पे और क्षेत्रीय प्रभाव के पर विश्लेषण करना है। तो आपको वेस्टर्न एशिया देखिए, इसका आंसर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में तैयार कर दिया आपके लिए, ताकि आपको जो है ना, याद करने में, समझने में दिक्कत ना हो।
इज़राइल-हमास संघर्ष में इसको हटा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। इज़राइल और हमास संघर्ष ने पश्चिमी एशिया की स्थिरता को क्या किया? गंभीर रूप से प्रभावित किया, ठीक है? इस युद्ध ने जो तेल की जो कीमत है, हम लोग बात कर रहे हैं किस-किस चीज़ पे प्रभाव पड़ा। तो तेल की कीमतों में अस्थिरता देखने को मिला, जो आपूर्ति श्रृंखला है, उसको बाधित किया, जो क्षेत्रीय तनाव है, उसको बढ़ा दिया। अब देखो ना, ईरान, लेबनान, अरब देशों की भूमिका ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। इस संकट ने वैश्विक महाशक्तियों के जो बीच ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दिया है। ध्रुवीकरण जो है ना बढ़ावा दिया। अब जो है ना, और जिससे वैश्विक जो राजनीति है, उसमें नई शक्ति संतुलन की संभावनाएँ उभर कर आ रही है। तो यहाँ पे आपका वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, क्षेत्रीय प्रभाव भी, और जो गंभीर रूप से जो यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला, कहाँ पे? पश्चिमी एशिया में, उसके बारे में चर्चा कर दी है। तो आपको ऐसा ही आंसर लिखना है। ये मैपिंग है बिहार का, अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आ गए हैं, एईडीओ, आप देखोगे वहाँ पे बीपीएससी 71, अब 72 पे भी चर्चा चल रहा है, सीजीएल है वहाँ पे, अच्छे-अच्छे पोस्ट है ये सब। वहाँ पे एसआई है, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट निकाले गए हैं, बहुत सारे वैकेंसी निकाले गए हैं, जो हमारे कंसर्न में है, जो मुझे पता है उसके बारे में आपको चर्चा करते रहे। नेपाल जो है ना, किन-किन जिला के साथ सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बार-बार पूछ रहा है। उसी प्रकार वेस्ट बंगाल से यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है ना, तो किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है। आप देख लीजिएगा इसमें से नाटो का मेंबर कौन-कौन है। बेलारूस नाटो का मेंबर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो हमला चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, कौन-कौन सा देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, सभी को आप लोग देख लीजिएगा। और लास्ट में आपको बता दें, ये पीडीएफ चाहिए, लिंक मिलेगा, नॉमिनल फी आपको पे करना है और आपको ऐड होना है। धीरे-धीरे जो लोग हैं ना, लगभग 150 प्लस लोग जो है ना मेंबर है यहाँ पे, आपको बता दें, जो कि सीरियस लोग हैं, जो रेगुलर देखते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर अपना फीडबैक देते हैं, ये लोग हैं। और जो बीपीएससी का पेड है ना, उसमें जब लगभग जो है ना, मुझे लग रहा है कि अ, धीरे-धीरे संख्या उसमें काफ़ी बढ़, लोगों को विश्वास अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेड बैच है ना वो, लोग ये उस पे यकीन नहीं कर पा रहे। लेकिन जो जुड़ रहे हैं ना, उनको पता है, बहुत ही लिमिटेड पीडीएफ है, बहुत ही कंसाइज़ तरीके से आपको प्रस्तुत किया गया है, ताकि वो पढ़ने में मज़ा आ जाए। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।